नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बहुमत। लोकतंत्र पर हम नियमित चर्चा करते हैं और आज हम लोभ तंत्र पर चर्चा करेंगे। बहुत सिमेट्री है, समानता है सुनने में। लोभ तंत्र और लोकतंत्र। गौ की जगह भाव हो जाने से जो मतलब बदलता है वो वास्तव में इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता के बाद की तस्वीर को बयां करती है। लोकतंत्र लोभ तंत्र में बदल गया है। सत्ता का लोभ। हर राजनीतिक दल सत्ता पाना चाहता है, इतना तक ठीक है, लेकिन भोगना चाहता है, ये उससे आगे की कड़ी है। जनता के लिए शासन अब जनता पर शासन में तब्दील हो गया है। फिर से गौर कीजिएगा, जनता के लिए शासन जनता पर शासन में तब्दील हो गया है। लोभी राजनेता, लोभी नौकरशाह और क्षमा करेंगे लोभी न्यायाधीश भी। इनकी स्थिति अगर जाननी हो वास्तव में, तो इन्होंने जीवन में कितनी दौलत कमाई है इसका आकलन करने के लिए एक कमेटी बना लीजिए। जीवन में कितनी इनकी सैलरी से कितनी ज्यादा दौलत इन्होंने कमाई है, पता लग जाएगा लोकतंत्र क्या है। तो ये जो लोभ तंत्र है, इसमें इससे जुड़े हुए लाभुक वर्ग जो है, वास्तव में लाभार्थी कौन है? बहुत लाभार्थी शब्द हम लोग सुनते हैं। गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके हम बोलते हैं वो लाभार्थी है। क्या वो लाभार्थी है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का? कतई नहीं। अपवाद हर जगह है, अपवाद हर जगह। मैंने कहा कि नेता, नौकरशाह, न्यायाधीश, तमाम लोग, लेकिन मैं अपवादों की चर्चा नहीं कर रहा। निरपवाद रूप से अगर देश में कोई लाभार्थी है तो वो लोकतंत्र की जगह लोभ तंत्र से जुड़े हुए चंद लोग हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म है। देश के कारोबारी फल फूल नहीं रहे हैं, चंद लोग फल फूल रहे हैं। ये चंद लोगों के लिए क्या हमारा लोकतंत्र है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्यों है, कैसे निदान होगा। और हाँ, मार्कंडे काटजू जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेख लिखा है उन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं योगी बदल दो, मोदी बदल दो, कुछ नहीं होने वाला है। आप बदल लीजिए। लोगों के जीवन शैली को बदलने के लिए, उनके जीवन में कुछ बदलाव आए, गुणात्मक सुधार आए, इसकी चर्चा कोई करता ही नहीं। केवल सरकार बदलने की बात करता है। ये बात मार्कंडे काटजू जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही है और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और गंभीर चर्चा करेंगे। हम आपको अपने पैनलिस्ट साथियों से, सम्मानित पैनलिस्ट साथियों से परिचय कराना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं। हमारे साथ हम लोगों ने साथ साथ एक चैनल में काम भी किया है। हमारे साथ जुड़े हैं सत्यदेव चौधरी जी, हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ हैं इस चर्चा को गंभीर और गूढ़ बनाने के लिए। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे रमन ममगाई जी, जो कि रिपोर्टिंग की दुनिया में बहुत आदर के साथ उनकी रिपोर्टिंग को देखते हैं, सुनते हैं, आदर करते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके ही साथ कि ये बात जो हमने कही कि ये लोकतंत्र लोभ तंत्र में बदल गया है, इस बात से आप सहमत होंगे, लेकिन थोड़ा दोनों तरफ प्रकाश डालिए। ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और जब क्यों हो रहा है समझेंगे तो उसका निवारण भी हमारे पास होगा, उसका इलाज भी हमारे पास होगा। हम समझे तो हम सरकार बदल करके बैठ जाते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। जी प्रेम कुमार जी,
आपने बहुत ही अच्छी सारगर्भित व्याख्या की है। दरअसल लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को उनके जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, इन सबको भुलाकर समान अधिकार दिया जाता है। और इसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की विशेष व्यवस्था होती है। और ऐसी प्रणाली में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन देखने में ये आया है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने लोभ के लिए लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदल देते हैं। वे लोकतंत्र को चुनाव की रणनीति तक ही सीमित रखते हैं और उन्हें लगता है कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करना, ताकि सत्ता पाने के बाद वे उसका भरपूर दोहन कर सके और सत्ता के माध्यम से इस देश का जो लोग है, इस देश के जो लोग हैं, उनका शोषण कर सके और बड़े ही घुमावदार तरीके से। तो जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन की परिभाषा थी, वो परिभाषा बदल गई है और अब वो वोट जुगाड़ने की मशीन में हमारा लोकतंत्र फंसता जा रहा है। हमारे नेताओं ने लोकतंत्र को वोट जुगाड़ने का तंत्र बना दिया है और उससे कैसे भी करके सत्ता प्राप्त करना उनका लक्ष्य हो गया। इस सत्ता को पाने के लिए वे बड़े बड़े उद्योगपतियों की चापलूसी करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उनसे प्राप्त पैसे का दुरुपयोग करते हैं। सत्ता में रहते हुए वे अपने अधिकारों का हर जगह नाजायज उपयोग करते हैं और धन इकट्ठा करते हैं। और संयोग से हमारे देश की व्यवस्था ने हमारे सांसदों को, माननीय सांसदों को सांसद निधि और विधायकों को विधायक निधि नामक एक कोष देने की व्यवस्था भी की है। इस कोष का कैसे उपयोग हुआ ये तो आप जानते ही। जब बहन मायावती जी ने अपने उम्मीदवारों के सामने शर्त रखी थी कि वे जो भी उन्हें निधि प्राप्त होगी उसका उपयोग किस तरह करेंगे और किस तरह पार्टी फंड में या मायावती जी के फंड में वो पैसा देंगे, तो ये एक उसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह लोकतंत्र में बदला, कैसे सत्ता प्राप्ति के लिए पैसे का, काले धन का उपयोग होने लगा। और ये काला धन इकट्ठा करने वाले दुर्भाग्य से हमारे वही नेता हैं जिन पर इस देश को के लोकतंत्र को चलाने का, इस देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय लाने का दायित्व है। महती भूमिका उनकी होनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपना घर भरना, अपने खानदान का घर भरना, अपनी 10 पीढ़ियों की व्यवस्था करना, इसे लक्ष्य बना लिया। दूसरा, इसका उलट लोकतंत्र ये हुआ कि जो लोग धन से या पैसे से प्रभावित नहीं होते, उन्हें दबाव डालकर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। जो दबाव में भी नहीं आते, उन्हें दमित की अलग अलग तरीकों से उन पर दमन होता है। सत्ता के जो संगठन है, चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो या पुलिस हो या प्रशासन हो, तो इस तरह से पूरा तंत्र कुछ लोगों के हाथ में सिमट गया है और वे लोग इस तंत्र का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लेकिन और अपने प्रकाश जी, आंकड़ों के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जी प्रेम प्रकाश जी, जी प्रकाश जी, ये आपने बहुत सच्ची तस्वीर रखी है, लेकिन इस तस्वीर को बदला कैसे जाए, कैसे बदले, इस बारे में भी तो दर्शकों को बताइए। जी प्रेम जी, मुझे लगता है कि अभी तक जो उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं दुनिया में, उनमें लोकतंत्र को सबसे अच्छी व्यवस्था माना गया है। लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था केवल बहुमत के लिए काम करती है और अभी हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें पूरे देश में मतदाताओं का विभाजन स्पष्ट दिख रहा है। अब सत्तारूढ़ दल के ही लोग कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है या 75-25 की लड़ाई है या 85-15 की लड़ाई है। यानी अगर 51% लोग हमारे साथ हैं, हम बहुमत में हैं, तो हमें बाकी लोगों की परवाह नहीं। तो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई खामी है और ये चुने हुए नेताओं को सोचना चाहिए कि वे भले ही 51% या 80% या 70% लोगों द्वारा चुने गए हों,
लेकिन उन्हें नेतृत्व सभी लोगों का करना है और सभी के हित में कार्य करना है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ व्यवस्था की खामी नजर आ रही है और मुझे लगता है कि इस देश के मतदाताओं को जागरूक करके इस खामी को दूर किया जा सकता है। प्रेम जी। जी, जी, मैं आता हूँ सत्यदेव चौधरी जी के पास। सत्यदेव चौधरी जी, आप आपसे एक सवाल है। बहुत अच्छे से प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बताया। हालाँकि उन्होंने जो आखिर में बात कही, उसको थोड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद उस सवाल से आपके पास आना चाहता हूँ। कि प्रकाश जी, आपने बहुत सही बात कही कि ये बहुमत की व्यवस्था है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बहुमत की व्यवस्था नहीं है ये, वास्तव में नहीं है। लेकिन हम उस पर आएँगे। साथ-साथ ये प्रतिध्वनित हो रहा था, या दर्शक हो सकता है इससे ऐसा समझ लें कि बहुसंख्यक, क्योंकि 80-20 की चूंकि आपने बात कर दी, तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात आ गई। लेकिन लोकतंत्र कभी भी बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। लोकतंत्र तो सबको साथ लेकर के बहुमत की बात करता है। बहुमत होना और बहुसंख्यक होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। कहीं दर्शक गलत ना समझ ले, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी है। मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आपसे सवाल है कि इलाज पर आप आए। ये जो व्यवस्था है, मार्कंडेय काटजू जी ने बहुत सही कहा। और आप उस विचार को थोड़ा सा जनता के बीच और अच्छे से समझाएं कि इसका इलाज क्या है। जी, धन्यवाद प्रेम जी। मार्कंडेय काटजू जी ने तो ये भी कहा कि जो ये संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, ये लोगों के लिए है ही नहीं, गरीब लोगों के लिए है ही नहीं। ये तो मुट्ठी भर चंद धनपतियों के लिए, दबंगियों के लिए और पूंजीपतियों के लिए ये लोग इस तरीके का संसदीय प्रणाली है। तो अब देखिए, अगर लोग जो शब्द है वो यदि न्याय के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए लोभ का प्रयोग हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि कुछ नेता लोग, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी ऐसे ऐसे उच्च श्रेष्ठ पदों के ऊपर भी रहने के पश्चात भी इनके लोभ की तृष्णा समाप्त नहीं होती। तो ये तो ऐसे तो ऊपर की गिनती तो आप गिन ही नहीं सकते। ऊपर की गिनती का तो कोई अंत नहीं है ना। ऊपर की गिनती तो गिन ही नहीं सकते आप। थोड़ा धरातल के ऊपर बात करोगे तो आप संतुष्ट भी रहोगे, आनंद भी आएगा और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करने का आपको एक सुंदर अवसर मिलेगा। अब कहने को तो देखिए, लोकतंत्र लोकतंत्र जो हमने बोला, लोकतंत्र की व्याख्या करी, लोकतंत्र की हम प्रशंसा करते हैं कि लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। मैं भी इसको मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्र से मैं भी सहमत होता हूँ। लेकिन अब ये तो हमें समझना पड़ेगा ना कि किस तरीके के लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र, कैसा इस लोकतंत्र के अंदर कैसी राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, ये तो बात हमें समझनी पड़ेगी। संसदीय लोकतंत्र, जो संसदीय लोकतंत्र है, ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा ये मानना है। और सवाल तो यही है कि धन इकट्ठा करने का जो दुरुपयोग क्यों हो जाता है। इतना सब धन इकट्ठा कर लेने के बावजूद भी, और कितना धन इकट्ठा करोगे आप? धन इकट्ठा कर करके आप उसका करोगे क्या, जब आप उसका सदुपयोग कर ही नहीं सकते हो, खर्च कर ही नहीं पा रहे हो। तो धन का इसका मतलब तो फिर यही है कि और ज्यादा धन तो होगा तो उसका दुरुपयोग ही होना है, चाहे वो व्यभिचार होगा, चाहे भ्रष्टाचार होगा, या और दुनिया भर के कुकर्म होंगे। इस राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए हमारे को सबसे पहले आप इस बहुमत का फैसला कर दीजिए, तो ये सारी के सारी जितने भी दुष्परिणाम हैं लोकतंत्र में जो लोकतंत्र फंसा हुआ है, ये सब ठीक हो जाएगा जब बहुमत की परिभाषा ही चौधरी हमें। साहब, एक एक बात मैं और हम सब जानना चाहते हैं। आप अक्सर बोलते हैं आप बहुमत का फैसला कर दीजिए। ये आप कौन है? ये कौन होगा जो इस बहुमत का फैसला करे?
हाँ, तो आपसे मेरा मतलब कहने का यही हो जाता है जी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक दल हैं या जो नेता लोग हैं या जो मतदाता भी हैं, आज के दिन मैं इन राजनीतिक दलों को, नेताओं को, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं सहमत कि ये कुछ इसमें सहयोग करेंगे या बदलने का कुछ बात भी करेंगे। आपसे मेरा मतलब यही है जी कि जो हम मतदाता हैं, जो 99% 99% से ज्यादा लोग मतदाता हैं, जो इस लोकतंत्र के अंदर हम प्रभावित हैं, हमारे को इसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम तो हमें ही भोगना पड़ रहा है। इन नेताओं को तो कुछ भी इनका असर होता ही नहीं है। आपका मतलब हमारा यही है जी कि हम लोग जो मतदाता हैं वो सब मिलकर हम इस बात को सोचें कि ये राजनीतिक व्यवस्था हमने ऐसी क्यों स्वीकार करी, क्यों हम आज इसको समर्थन दे रहे हैं। चलो अनजाने में हमने स्वीकार कर ली, हमारे नेताओं ने गलती करी या उन नेताओं ने भी गलती नहीं करी, उस परिस्थिति के अनुसार कुछ भी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनी जिसमें ये संसदीय प्रणाली के अंदर बहुमत का कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन आज हमारी क्या क्या मजबूरी, लाचारी है, क्या व्यवस्था है हमारी, हम मतदाताओं की व्यवस्था क्या है। आपसे मेरा मतलब यही है जी कि हम मतदाता, कम से कम आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे मतदाताओं की है। आज हम उन मतदाताओं को ऐसा नहीं मान सकते कि भाई वो ऐसे मूर्ख हैं कि जो आज से 20 30 40 50 साल पहले थे कि जिसमें थोड़ी शिक्षा का, संचार माध्यमों का भी कमी थी और इतना अधिक ठीक तरीके से संपर्क नहीं बनता था। लेकिन आज तो 1 मिनट के अंदर अंदर जिस मर्जी सोशल मीडिया के थ्रू आप जो मर्जी बात करें। लेकिन आज भी मैं ये देखता हूँ कि मतदाता भी इतना गंभीर नहीं है। मतदाता भी पता नहीं क्या उनके दिमाग में व्यवस्था है, क्या आलस है उनके दिमाग में, और एक ही झटके के अंदर आप इसको ठीक कर सकते हैं। मतदाता चाहें तो आने वाले 2024 के चुनाव में ही ये लोकतंत्र सच्चे लोकतंत्र में बदल सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा हम सब लोगों को मिलकर, पत्रकारों को भी, बुद्धिजीवियों को भी, और विशेष रूप से मतदाताओं को। जी जी, क्योंकि देखिए भाग तो मतदाताओं ने ही लेना है ना, राजनीति को बदलने की जिम्मेवारी तो मतदाताओं की है। और मतदाता वोट दे के चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर लाचार होके बैठ जाते हैं। तो मतदाताओं को हमें समझना पड़ेगा, मतदाताओं को। जी सत्यदेव चौधरी जी, मतदाताओं के साथ एक दिक्कत है। मतदाताओं को जो व्यवस्था उपलब्ध होती है उसके हिसाब से वो अपने आप को तैयार करती हैं। आप बैलेट पेपर से वोट करवा लीजिए, वो बैलेट पेपर से करेंगे। वो आप ईवीएम से करा लीजिए, ईवीएम से करेंगे। आप ऑनलाइन की व्यवस्था दे दीजिए, वो घर बैठे भी करेंगे। लेकिन इसके अच्छे या बुरे परिणामों को समझने वाला जो बौद्धिक वर्ग है, जो आम मतदाताओं का नेतृत्व करता है, जो ओपिनियन लीडर होता है, वो लोगों की ये ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो ऐसी व्यवस्था दे जिसको देश फॉलो करे। आम लोग व्यवस्था देने सामने नहीं आएंगे। क्या डॉक्टर प्रकाश जी, आप कितना सहमत हैं इस बात से? अब इस देश में जब हम आजाद हुए तब हमारी साक्षरता का दर, हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वो थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश के मतदाता राजनीतिक रूप से शिक्षित हों, इसकी कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। हमारे तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश ये होती है कि हमारे मतदाता या हमारे भारत के जो 80 करोड़ वोटर हैं, 80 करोड़ प्लस वोटर हैं, वे केवल वोट दें। और जैसा अभी बताया चौधरी साहब ने कि चाहे जिस तरीके से उनसे वोट लिए जाए, चाहे मतपत्र का उपयोग हो, चाहे ईवीएम का उपयोग हो, उन्हें शिक्षित, वो पढ़ लिख गए हैं लेकिन शिक्षित नहीं हुए, खास करके लोकतंत्र को लेकर शिक्षित नहीं हुए, उनकी ये अशिक्षा नजर आती है। लेकिन मुझे एक बात लगती है प्रेम कुमार जी की, अगर हम मतदाताओं की बात करते हैं तो हमारे नेताओं की बात भी कर लेनी चाहिए। हमारे नेता खुद कितने शिक्षित हैं। शिक्षा मतलब डिग्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो केजरीवाल जी मांग रहे हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब ये कि वे क्या लोकतंत्र के मायने समझते हैं। और एक दुर्भाग्य की बात मुझे ये लगती है कि इस देश में अधिकांश, सब तो नहीं कहूँगा, अधिकांश नेता जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने
समाज सेवा को या राजनीति को एक व्यवसाय मान लिया है। और ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आदमी फटेहाल आता है और रातों रात करोड़पति हो जाता है। साइकिल पर चलने लेकिन वाले लोग प्रकाश जी, महंगे। प्रकाश जी प्रकाश जी, हाँ, ये आप बहुत सही कह रहे हैं कि लोगों ने व्यवसाय मान लिया है। किन लोगों ने? हाँ जो राजनीति के शीर्ष पर हैं, जो राजनीति को नेतृत्व कर रही हैं, दिशा दे रहे हैं, उन लोगों ने इसको व्यवसाय मान लिया है। लेकिन व्यवसाय मानने की आजादी, उस पर चलने की आजादी, तो ये लोकतांत्रिक, ये संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ही तो ये इजाजत दे रही है उनको। जी प्रेम कुमार जी, एक बात पे गौर कीजिए, हमारे संविधान में जो चेक और बैलेंस है कि न्यायपालिका की भूमिका अलग है, इसके अलावा कार्यपालिका की भूमिका अलग है, और इसके अलावा बहुत सारे संगठन हैं। तो उन सारे संगठनों को मैनेज जिस तरह किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये केवल लोकतंत्र की खामी नहीं है। आप कोई भी व्यवस्था ले आइए, जो लोग घातक प्रवृत्ति के हैं, जो लोग धूर्त प्रवृत्ति के हैं, वे हर व्यवस्था में अपने हित की बात सोच लेंगे और अधिकांश लोगों को मतिभ्रम का शिकार बनाते रहेंगे। तो ये बात बड़ी अच्छी है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, लेकिन सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली प्रणाली अभी तक ऐसी बनी नहीं है। उसी की खोज जारी है। और जो आपका अभियान है, आपका मिशन है सत्य बहुमत पार्टी का, कि सबका बहुमत हो, सबका साथ हो, तो उस दिशा में कदम उठना चाहिए। लेकिन वो कदम क्या हो, मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूं प्रेम कुमार जी जी, निश्चित रूप से ये जो चर्चा हो रही है, हम दर्शकों को बता दें कि सत्यदेव चौधरी जी सत्य बहुमत पार्टी जरूर चलाते हैं। उनका एक मत है लोकतंत्र को बदलने के लिए। और ऐसा नहीं है कि देश में सारे लोग जो हैं किसी न किसी पार्टी से तो संबद्ध हैं ही, उनकी भी अपनी सोच है, अपनी धाराएं हैं। लेकिन सत्यदेव चौधरी जी एक ऐसा विचार लेकर के आए हैं जो कहता है कि सत्य बहुमत की खोज कैसे की जाए, यानी सच्चे लोकतंत्र के लिए सही मायने में बहुमत की खोज कैसे हो। जब वो ऐसा कहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, अभी जो बहुमत है वो कई मायनों में सत्य बहुमत नहीं है, यानी असत्य बहुमत है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था हम लोगों ने स्वीकार की है, जरूर संविधान में इसकी व्यवस्था है, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें, व्यभिचार को हमने सीखा है। इस सरकार को बनाने में संविधान के हिसाब से सरकारें नहीं चल रही। संविधान के हिसाब, संविधान क्या कहता है कि पूरा सदन जो है अरबपतियों से भर लो, क्रिमिनल्स को भी से भर लो, टिकट भी जाति के आधार पर दो, टिकट भी बांटो धर्म के आधार पर, ना राम मंदिर के नाम पर आप चुनाव लड़ लो। ये सब तो संविधान कभी नहीं कहता है। लेकिन ये हुआ, मस्जिद और मंदिर के नाम पर चुनाव लड़े गए, वोट मांगे गए, ये हुआ। एक पार्टी नहीं, आप सबका सबको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जब हम पूरी व्यवस्था ही को देख रहे हैं लाचार है, तब हम ये सोच रहे हैं कि जो सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं, तो उनकी बात को क्यों न गंभीरता से सुनी जाए, सुना जाए। और हम लोग जो बाकी जो लोग हैं जो इस चीज को तटस्थता के साथ देख रहे हैं, अपनी तटस्थता भंग कीजिए। हम ये समझें कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर सत्यदेव चौधरी जी गलत कह रहे हैं तो हम कहें कि आप गलत कह रहे हैं, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। और अगर सही कह रहे हैं तो हमें उनको मानना चाहिए। जी चौधरी साहब। जी 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 जी, देखिए, आप ये समस्या जो है ना बैलेट पेपर की है, ना ईवीएम की है, और ना ही शिक्षा से भी इसका कोई संबंध है। जितने भी जो भी अच्छे अच्छे जो आईएएस ऑफिसर जो सरकार को चलाने के जिम्मेवार बने हुए हैं, उससे जो ज़्यादा अच्छी शिक्षा मेरे विचार से कहीं पर भी हमारे देश में है नहीं। एक आईएएस से भी ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति आप कहाँ से लेके आओगे सरकार चलाने के लिए? तो उनके अंदर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो लोग भ्रष्टाचारी हैं या कोई ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी इतने शिक्षित होने के बावजूद भी ना वो ऐसे कोई सुझाव देते हैं, ना कोई ऐसे लोकतंत्र को सुधारने की बात करते हैं, और ना ही कोई उनके यहाँ पर सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त विभाग वो चलते हैं।
तो शिक्षा से तो इसका कोई संबंध नहीं रहा। अब देखिए, हमारा संविधान ये कहाँ कहता है कि आप भ्रष्टाचारियों को टिकट दीजिए, आप दबंगियों को, धनबलियों को टिकट दीजिए, अपराधियों को टिकट दीजिए, या झूठे नारे लगाकर, झूठे आश्वासन देके लोगों को, गरीब लोगों को ठगो, उनसे मूर्ख बना के उनके वोट लेके और फिर उन्हीं को जितवा के उन भ्रष्टाचारियों के, अपराधियों के समर्थन से आप सरकार बनाएं। हमारा संविधान तो ऐसे नहीं बोलता है ना। ये देखिए, जो ये नेता लोग, जिन लोगों ने ऐसे पता नहीं कैसे व्यभिचारी लोग हैं ये, कि इनको अच्छी राजनीतिक व्यवस्था से, गरीबों के साहूकार से इनको कोई लेना देना है ही नहीं। निर्दयी लोग हैं ये तो, इनके दिमाग में कोई संवेदना नहीं है। ये पता नहीं किस स्वभाव के लोग हैं जो अपने आप को कौन सा धर्म और कौन सी किस तरीके के राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं। लेकिन मेरे को तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि जिस व्यवस्था, अरे अपराध, एक बारी मैंने सुना था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक व्याख्यान आए कि साहब संसद के अंदर अपराधी सांसद नहीं आने चाहिए। वो कैसे होगा भाई? उसको टिकट तो ये नेता लोग टिकट तो देंगे अपराधियों को, लेकिन अपराधी संसद में नहीं आने चाहिए। क्या इसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा हमारे को? ये तो कितनी साधारण से साधारण एक सामान्य बात है ये कि भाई अपराधी को टिकट आप मत दीजिए, सीधी सी बात है। अपराधी को टिकट नहीं देंगे, भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे तो वो जीतेंगे भी नहीं। और अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? अच्छे लोग आने के लिए तो एक पैमाना है ना प्रकाश जी, कि अच्छे लोग, हम राजनीति में जब हमने चुनाव करवा दिया, जैसे आपने कोई 10 खिलाड़ियों की रेस करवा दी, तो उसमें सबसे पहले तो हम उसी को मानेंगे जो सबसे पहले उस फीते को छुए, उसी को तो सबसे प्रथम मानेंगे ना। तो इसी प्रकार सबसे अच्छा खिलाड़ी हम उसी को मानेंगे जो सबसे पहले, जो सबसे जल्दी जीता। इसी प्रकार जो सबसे ज्यादा वोट लेके जीता, हम उसी को तो सबसे अच्छा नेता मानेंगे। ये बस यहीं पर आपको टोकते हुए ये कंक्लूसिव लाइन हम मान लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, कि जिसके पास ज्यादा बहुमत हो उसको सरकार बनाने का मौका मिले, यही आप कहना चाहते हैं। मैं प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूँ ये बात लेकर के कि देखिए, सरकार बनाने की जिम्मेदारी सांसदों की होती है, लेकिन सांसद भी तो दो तरह से हैं प्रकाश जी। राज्यसभा वाले भी तो सांसद ही है और लोकसभा वाले भी सांसद हैं। तो राज्यसभा वालों के बगैर सरकार बनती है हमारी इसी व्यवस्था में। उनको तो वोट देना नहीं पड़ता, वो सरकार खरीद फरोख्त में नहीं होते। तो आप देखेंगे कि राज्यसभा में उस तरीके से थोक के भाव में खरीद बिक्री नहीं। हालांकि बीते दिनों जब वर्तमान बीजेपी सरकार ने ऐसा देखा कि दोनों सदनों में बहुमत रहेगा तो हम कानून आसानी से पास करा लेंगे, तो वहां भी ऐसी घटनाएं हुई कि दूसरे राज्यसभा के सदस्यों को, दूसरी पार्टी को, उनको टारगेट करके अपनी इस्तीफा दिला के अपनी पार्टी में लाके दोबारा टिकट देके वहां पर भी बहुमत बनाया गया। इस बहुमत को क्या गलत बहुमत नहीं मानेंगे क्या? एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रकाश जी, जब लोकसभा का सांसद सबसे अधिक वोट पाकर के संसद में जा सकता है, तो सरकार बनने में यह पैमाना क्यों नहीं हो सकता? जी देखिए, संविधान की व्यवस्थाओं की बात करें, जब संविधान बना और बहुत सारे 120 विशेषज्ञों ने चिंतन मनन किया, दुनिया भर के संविधानों की व्याख्या की, जो सब आप जानते हैं, उसमें कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हो ये रहा है, दो चीजें हैं, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। अब हो ये रहा है कि हम इस देश के सबसे अच्छे, सबसे बुद्धिमान लोगों को चुनकर ब्यूरोक्रेसी में भेजते हैं, उन्हें IAS, IFS, IRS बनाते हैं, IPS बनाते हैं। लेकिन वे जब सत्ता में जाते हैं, तो जब उनके हाथ में सत्ता आती है, तब उनकी पहचान ये होती है कि हम कैसे अपने साधनों का उपयोग करें और अपने आकाओं की मदद करें। बदले में उन्हें क्या मिलता है? जो सत्ता नशीन लोग हैं, वे उन्हें उनकी मनचाही पोस्टिंग देते हैं, ये देते हैं। हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? कि आप कारोबार को कैसे बढ़ाएं, लेकिन कारोबार बढ़ाने के फार्मूले क्या हैं? आप कैसे कृत्रिम बाजार पैदा करें,
पीने का पानी लोगों को उपलब्ध न हो और फिर आप पानी की बोतल बेचें। तो कुल मिलाकर इस समाज में यही स्थिति सब जगह है। हम आदर्श की बात बहुत कर लें, बहुत आदर्श की बात करने के साथ ये होना चाहिए, लेकिन जब जैसे मीडिया की ही बात करें, मीडिया के लोग भी बहुत आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब काम का मौका आता है तो अगर आप किसी एक केंद्रीय मंत्री के दोस्त हैं तो कोई भी बड़ा चैनल आपको ले लेगा, कोई भी बड़ा ग्रुप आपको संपादक बना देगा, क्योंकि उसमें उसे सुविधा है, उसके ग्रुप को सुविधा है। तो सारी बौद्धिकता एक तरफ रह गई है और जो असल में लाभार्थी है वो अलग है। तो ये सब बहुत सैद्धांतिक बात है और ऐसा कोई फार्मूला अगर आप इजाद भी कर देंगे तो इस देश के लोग इतने उर्वर दिमाग के हैं और इतने खरपतवार पसंद करने वाले लोग हैं कि ये बेहतर से बेहतर संवैधानिक व्यवस्था में भी कोई ना कोई ऐसी नुक्स निकाल लेंगे, ऐसा छिद्र निकाल लेंगे, जैसे कि कोई हमारा कानून नहीं कहता कि अपराधियों को टिकट दो, लेकिन अगर अपराधी आप किसे मानेंगे? अपराधी जिसे सजा हो गई वो अपराधी है या जिसके खिलाफ आरोप लगा है वो अपराधी है। तो अपराधी की परिभाषा हम वहां जाकर उलझ जाते हैं। अब हाजी मस्तान जैसे व्यक्ति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे किसी भी कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी है, केवल मीडिया ने मुझे तस्कर बता रखा है। तो हाजी मस्तान बड़े शरीफ आदमी है उस हिसाब से। तो यही व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में है। जो संविधान, अच्छा हम हर बार संविधान की दुहाई देते हैं, हमारा हर नेता, हर पार्टी का हर नेता संविधान की दुहाई देता है। हालांकि संविधान में 100 से अधिक संशोधन कर दिए गए, लेकिन हर नेता संविधान की दुहाई देता है और कहता है कि संविधान में ये लिखा है और ऐसा ही होना चाहिए। और वो संविधान के साथ जो वही बर्ताव करता है जैसा बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस अनपढ़ महिलाओं के साथ व्यवहार करती है। तो हम अपने संविधान को हमने मजाक बना दिया है और हम हर छेद देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, हम कानून में व्यवस्था करना चाहते हैं कि महिलाओं को इतने प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन महिलाओं को हम अपनी पार्टी में पद नहीं देते, महिलाओं को हम टिकट नहीं देते। तो ये सब चीजें हैं और ये एक बहुत अच्छा ख्याल है कि साहब सच्चे बहुमत की सरकार होनी चाहिए, लेकिन उसका रास्ता क्या है मुझे नहीं पता। बहुत साफगोई के साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था है इसमें लोगों ने खामियां ढूंढ ली, लोग गलत रास्ते पर चलने के तरीके ढूंढ चुके हैं और हम उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको पहचान भी रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में बदलाव कैसे आएगा ये एक बड़ा सवाल है। सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि आप सच्चा बहुमत वाली सरकार ले आइए, बदलाव अपने आप आ जाएगा। सत्य बहुमत यानी जनता के मतदाताओं के बहुमत वाली सरकार लेकर के आप आएंगे तो व्यवस्था तभी बदलेगी, क्योंकि आज की व्यवस्था जो है उसमें बहुमत जो है कोसों दूर है। दिखता जरूर है कि एक पार्टी ने इतनी सीटें जीत ली, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बात ये निकलती है कि सारे देश के वोटर का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और जिसका नहीं है में अगर फर्क करें तो नहीं है कि जो गिनती आती है उस गिनती से अधिक वोट पा करके कोई सरकार नहीं बनती है, उनसे कम वोट उनको मिला हुआ होता है। तो ये स्थिति है, यानी वोट दे करके भी जो सरकार बन रही है वो जिसको बहुमत की सरकार कह रहे हैं वो 37% वोट्स जिनको सरकार बन रही है वो भी वोट डले हुए का 37% है, वोट डलता और भी कम है। तो इसमें भी आप देखें उम्मीदवारों का भ्रष्ट होना या क्रिमिनल होना या 18 से 25 साल के मतदाताओं का जो चुनाव नहीं लड़ सकते या जो निराश होकर के मतदाता वोट देना छोड़ चुके हैं या जो वोट दे भी रहे हैं वो भी सारी इस व्यवस्था को कोसते हुए ही वोट दे रहे हैं। तो फिर इस लोकतंत्र को मान क्यों रहा है? लोकतंत्र को तो ढो रहा है ना, ढोया जा रहा है। जी सत्यदेव चौधरी जी। देखिए प्रकाश जी, इसमें नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सीधी सीधी बात है कि इस लोकतंत्र के अंदर बहुमत का फैसला लोकतंत्र नहीं करते,
चुनाव होने के बाद भी, लोकतंत्र के अंदर चुनाव हो जाने के पश्चात भी बहुमत का फैसला लोग ना करके उस बहुमत का फैसला दूसरे लोग, धनबली दबंगी लोग करते हैं। ये तो सीधी सीधी स्पष्ट बात है, आपने 75 सालों से देखा है इस तरीके की बातें। हमने आरटीआई पर लगाई, उसमें हमने बोला कि भाई चुनाव होने के बाद में 272 सांसदों के बहुमत से ही सरकार बनेगी। ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? इसका कौन सा क्लास है इसका? तो जवाब ये आता है जी कि इसका निर्णय तो अलग अलग डिपार्टमेंट से बात जी जी, घूमते उसको थोड़ा घूमते विस्तार से बताइए चौधरी साहब कि क्या हुआ जब आपने आरटीआई लगाई। मैंने सवाल ये किया था कि 272 सांसदों के बहुमत से या इससे अधिक सांसदों के बहुमत से ही सरकार का बहुमत क्यों बनेगा? ये या इसका ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल के अंदर है संविधान के? तो सबसे पहले तो चिट्ठी लगाई गई चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग कहता है जी कि ये दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज ए मैटर ऑफ लॉ। तो उन्होंने मेरी फाइल को बंद कर दिया। फिर मैंने सेक्रेटरी राज्यसभा को चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने कहा जी कि इसका जवाब सेक्रेटरी लोकसभा देगा। लोकसभा सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी गई, तो वो बोलते हैं जी कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर कहते हैं जी इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कहता है इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी कोई सीएस डिवीजन को ट्रांसफर करते हुए और किसी और तरह से भी फिर वही उन्होंने यही कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर इसका जवाब देगा। फिर घूमते घूमते तो वो फाइल गई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के पास। उनका जवाब ये आता है कि चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति महोदय की कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन है बहुमत का निर्णय लेना। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें नहीं समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग लाइन में खड़े होके मतदान करते हैं। किस लिए मतदान करते हैं? इसलिए मतदान करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करो, वोट दो और वो भ्रष्टाचार भी करें और उसके बाद में हमें उनके आपको किसने कहा कि भ्रष्टाचारी को वोट दीजिए? आपसे किसी ने कहा कि भ्रष्टाचारी को वोट दीजिए? नहीं, हमने वोट नहीं दिया। फिर हमने भ्रष्टाचारी को आप ईमानदार है तो आप खड़े हो जाइए ना चुनाव में और खुद वोट मांगिए लोगों से। इसीलिए तो हम चुनाव में खड़े होंगे ना, इसीलिए तो पार्टी बनाई, इसीलिए तो यही तो बात कर रहे हैं। मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ। आपको ऐसे बहुत मिला तो आप सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्या चीज? क्या बोला आपने? आपको कितना बहुमत मिलेगा तो आप सरकार बनाएंगे? सबसे अधिक। देखिए जैसे सबसे अधिक कितना? क्या 543 में से 543? यहाँ थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूँ। वो ये है कि सत्यदेव चौधरी जी ने इस सवाल का पहले भी जवाब दिया है। वो ये कि जैसे आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बहुत बहुमत है, वोट भी ज्यादा है, सीटें भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये कहने का साहस नहीं रखती कि अगली बार जब चुनाव हो तो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले उसकी ही सरकार बने। ये साहस आज के राजनीतिक दल में नहीं है। कुमार थी जी। विश्व कप फुटबॉल में 2 टीमें खेल रही है, मान लीजिए ब्राजील और फ्रांस। फ्रांस ने 4 गोल किए और ब्राजील ने 5 गोल किए। 5 गोल करने वाली टीम जीत गई। तो आप कहोगे कि वो टीम सर्वश्रेष्ठ थोड़ी है, उसने तो 4 गोल खाए हैं। तो 4 गोल खाने वाली टीम विश्व कप फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ टीम कैसे हो गई? ये तो वैसी ही बात हो गई। या मैं आपसे कहूं कि ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड रही, यानी विश्व सुंदरी, विश्व की सबसे सुंदर महिला ऐश्वर्या राय चुनी गई थी। तो सब लाखों युवतियां हैं, करोड़ों युवतियां हैं जो बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर भी उस वर्ष भी होंगी जब ऐश्वर्या राय चुनी गई थी। पर सवाल यह कि जो युवती, जो सुंदरी उस प्रतियोगिता में गई और उस प्रतियोगिता में जाने के बाद निर्णायकों ने उसकी विवेक से, उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तित्व से, उसके शारीरिक डील डोल से उसे सुंदर माना। तो निर्णायकों ने, 9 निर्णायक थे, उन्होंने माना, तो वो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी चुनी गई। अब ऐश्वर्या राय को आप कहें कि ऐश्वर्या राय कहे कि सुंदरी? प्रकाश नहीं, आप बताइए। हाँ ठीक है, एक कंपटीशन की वो विजेता जरूर है जिसको हम सौंदर्य प्रतियोगिता कहते हैं प्रकाश जी, लेकिन वो सही मायने में विश्व सुंदरी है हम कैसे माने? क्यों मानिए? सौंदर्य की जो परिभाषा हमारी होगी हम वहां से देखेंगे।
उसी बिल्कुल। तरीके से लेकिन वो वर्तमान कहलाएगी तो लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था सुंदरी, जो है, जी जी, वो वर्तमान कहलाएगी तो विश्व लोकतांत्रिक, सुंदरी, वो ठीक कहलाएगी है, विश्व कहला तो सुंदरी, आज उसमें भी रही सारी है लोग। सुविधाएं मिलेंगी। मैं जी। आपके प्रश्न बात का जवाब देता हूँ, लॉजिकली बात करता हूँ हम्म। कि मान तो हम भी रहे हैं कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे जो ज्यादा सीट लाने वाली बीजेपी है और उसको सरकार बनाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस व्यवस्था के समांतर व्यवस्था की अपेक्षा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, ये बताते हुए कि ये जो है खामी है, सही मायने में सौंदर्य को खोज नहीं पा रही है ये सौंदर्य प्रतियोगिता, असल सौंदर्य जो ग्रामीणों में बसता है उसको खोज नहीं पा रही है, ये नहीं अलग किस्म नहीं का सौंदर्य प्रेम जी, शास्त्र है, मैं कहूंगा। ये सौंदर्य प्रतियोगिता है ही नहीं, ये जी बाजार की प्रतियोगिता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाजार को अपना माल बेचना है। मैं बहुत देर से चौधरी साहब हाथ उठा रहे इसी हैं। तरह जी इसी तरह हमारे जो व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको ये अपने प्रतिनिधि चाहिए कि उनका काम आसानी से हो सके, इसलिए ये व्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। जी नहीं चौधरी देखिए साहब मेरे आखिरी कमेंट के लिए, क्योंकि मैं अब वाइंड अप करूंगा, मुझे कहीं और भी ऐसी जी डिबेट में का हिस्सा होना है। मेरे जी विचार से देखिए जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी तुलना ये सौंदर्य प्रतियोगिताओं से करना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आधारहीन है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। ये दूसरे विषय हैं, लेकिन जिस फुटबॉल की टीम ने 5 गोल मार दिए, क्या हम उसको भी विजेता नहीं मानेंगे? आप तो शायद अभी यही कह रहे थे जी कि 4 गोल करने वाले ने भी 4 गोल खाए या पता नहीं, तो 5 गोल वाले को ही तो हम विजेता मानेंगे ना। हाँ, मानेंगे उसी को हाँ तो जिसने 5 गोल किए वही को। इसी प्रकार मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिसको सबसे ज्यादा, जब हमने चुनाव करवा दिए, देखिए चुनाव ना करवाएं तब तो आपकी ये परंपरा और विवेक काम कर सकता है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जब हमने चुनाव करवाए हैं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो सांसद बन गया, वहां तो कोई प्रतिशत का कोई पैमाना नहीं है। तो उसके बाद में सांसद जीतने के बाद में आप क्यों कहते हैं जी कि 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी? मान लो सबसे ज्यादा किसी के पास 200 ही हैं, बाकी सबके 200 से कम है, तो सबसे ज्यादा तो 200 ही हुए, फिर 272 क्यों चाहिए? इसका स्पष्टीकरण नहीं है कहीं पर भी प्रकाश जी। जी मैं 15 सबसे साल बड़ी से यहीं इस पर बात पार्टी के को, कंक्लूड बनाने करते में। हैं। जी यहीं पर जी कंक्लूड करते हैं, संविधान में वाकई ये व्यवस्था नहीं है कि सरकार कैसे जी बनी, अगर व्यवस्था रहती तो कभी सबसे बड़े गठबंधन को सरकार, कभी सबसे बड़े दल को सरकार, कभी चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने का मौका, कभी चुनाव बाद के गठबंधन को बनाने का मौका, सारे दृष्टांत मौजूद है, इसका मतलब कोई नियम नहीं रहा है हमारे यहाँ। तो इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं और सत्य बहुमत की तलाश जारी रहेगी, सच्चे लोकतंत्र की तलाश जारी रहेगी। हमें दीजिए इजाजत, जी नमस्कार। आपका जी बहुत बहुत आभार सत्यदेव चौधरी धन्यवाद। जी, डॉक्टर नमस्कार नमस्कार। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और एक और मेहमान का हमें इंतजार था, उन्होंने मैसेज किया कि नेटवर्किंग सही नहीं होने के कारण वो जुड़ नहीं पाए, रमन मामगाई जी, उनका भी बहुत बहुत आभार, होते तो बहुत अच्छा होता। जी नमस्कार। धन्यवाद।